सपोज किसी ने आपको एक चेक दिया और वो चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के बाद आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाकर के एनआई एक्ट का केस फाइल करते हैं। थोड़े दिन इंतजार करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके केस के बाद कॉग्निजेंस लिया गया होगा। एक्यूज पार्टी को जिसने आपको चेक जारी किया था उसके नाम समन गए होंगे या वारंट इशू हुए होंगे। कुछ दिन के बाद आपको पता चलता है कि एक्यूज पार्टी ने हाई कोर्ट में जाकर के पूरी की पूरी प्रोसीडिंग में स्टे लेकर के आ गई हाई कोर्ट से। आइए समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब भी 138 के केसेस होते हैं तो जो एक्यूज पार्टी है, जब भी 138 के केसेस होते हैं तो एक्यूज पार्टी क्या करते हैं कि वो हाई कोर्ट में जाकर के तुरंत ही ट्रायल में स्टे लाने की कोशिश करते हैं। अब लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है और इन सब चीजों को क्लियर किया है कि क्या इस तरह के मामले में किन स्टेज में हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है ट्रायल कोर्ट पे। अगर कॉग्निजेंस के समय पे, समन के टाइम पे क्या हाई कोर्ट उस पर अपना इंटरफेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है, इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। अभी एक रिसेंट केस है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अब हमें पता चलेगा उसी केस के बिहाफ पे कि अब की स्थिति क्या है। रतीश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, 26 अप्रैल 2022 का ये केस है। एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातों को क्लियर किया है और हमें बताया है कि किन स्टेज पे हाई कोर्ट नीचे के ट्रायल पे स्टे लगा सकता है ट्रायल कोर्ट के, या फिर समन के स्टेज पे जब कॉग्निजेंस लेने का टाइम होता है उस समय हाई कोर्ट स्टे लगा सकती है या नहीं लगा सकती है। सबसे पहले इस केस के फैक्ट को जानते हैं। एक पर्सन ने किसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया होता है। उस इन्वेस्टमेंट के बदले में उसे कुछ शेयर अलॉट किए जाते हैं। कुछ समय के बाद कंपनी के और उस पर्सन के बीच में कुछ डिस्प्यूट अराइज होते हैं। उसके बाद आपस में उन दोनों की बात होती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट उस पर्सन ने उस कंपनी में किया था उसके पैसे उसे वापस कर दिए जाएंगे और वो जो शेयर हैं वो उस कंपनी के पास वापस चले जाएंगे। पर्सन के द्वारा उस शेयर को वापस कर दिया जाता है और जो भी पेमेंट उस कंपनी को उस पर्सन को करना था उसके बदले में कंपनी ने उसे चेक इशू कर दिया। जब उस पर्सन ने उस चेक को अपने बैंक में लगाया तो पता चलता है कि वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद उस पर्सन ने एक लीगली नोटिस भेजा, लीगल नोटिस कंपनी को 30 डेज का टाइम दिया। 30 डेज का टाइम देने के बाद भी कंपनी ने पेमेंट नहीं किया। इसके बाद उस पर्सन ने 138 का जा करके कॉम्पिटेंट कोर्ट में केस कर दिया, क्रिमिनल केस कर दिया। जैसे ही कंपनी के ऊपर क्रिमिनल केस होता है कंपनी सीधा हाई कोर्ट पहुंचती है। हाई कोर्ट पहुंच करके कंपनी के जो लॉयर हैं वो जा करके आर्गू करते हैं और वो बताते हैं कोर्ट में कि हमारे ऊपर जो 138 का क्रिमिनल केस किया गया है वो उसे क्वैश कर दिया जाए। उसके पीछे का रीजन वो ये बताते हैं कि 138 का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि किसी भी चेक को जब इशू किया जाता है तो उस पे हम वो चेक बाउंस होने के बाद 138 का केस तब कर सकते हैं जब कोई लीगली रिकवरेबल डेब्ट हो। और कंपनी ने कहा कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई लीगली रिकवरेबल डेब्ट नहीं है और ये कंपनी लॉ का मामला है। उसने कंपनी लॉ का कोई सेक्शन को भी कोट किया और उन्होंने बताया कि ये कंपनी लॉ का मामला है जिसे हम कंपनी लॉ में देख लिया जाएंगे, बट लेकिन 138 की ट्रायल में क्यों भुगतूं जब मेरे द्वारा कोई लीगली रिकवरेबल डेब्ट है ही नहीं। हाई कोर्ट ने उनके बात को सुना और कंपनी की लॉयर की इस आर्गुमेंट से हाई कोर्ट असहमत होता है और उसकी पिटिशन को डिसमिस कर देता है। उसके बाद कंपनी के जो लॉयर हैं वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद भी वो इस चर्चे पे आते हैं और वो बताते हैं फिर से कि 138 का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि कोई लीगली रिकवरेबल डेब्ट होनी चाहिए। लीगली रिकवरेबल डेब्ट का मतलब ये होता है कि कोई उधारी होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई उधारी होना चाहिए, उसके बदले में आप कोई चेक देंगे तभी वो 138 के दायरे में आएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। इस आर्गुमेंट के बाद जो उस पर्सन के लॉयर होते हैं वो अपना आर्गुमेंट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में और वो बताते हैं कि
ये किस स्टेज में पता चलेगा? ये एट द स्टेज ऑफ ट्रायल किस स्टेज पे पता चलेगा कि कोई लीगली रिकवरेबल डेप्थ है या नहीं है, कोई उधारी है या नहीं है? जब हमने 138 का केस किया ट्रायल कोर्ट में, जब हमने एफआईआर क्रिमिनल केस किया वहां पे कॉम्पिटेंट कोर्ट में, और वहां की जो ट्रायल है वो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आकर के स्टे लगवा देंगे, जब ट्रायल चलेगा ही नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि वहां पे रिकवरेबल डेप्थ है या नहीं है? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे बात को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने जजमेंट को, जो कि उन्होंने 2012 में कुछ जजमेंट दिए थे, उस जजमेंट को उन्होंने कोट किया। सारे केसेस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक साइट किया अपना ही एक जजमेंट एमएमटीसी का, जो उन्होंने 2012 में दिया था। उस केस के फैक्ट को भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिमिनल केस और 138 के जो केसेस होते हैं ये थोड़े से अलग होते हैं। जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं ये 138 से थोड़े से अलग होते हैं। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है इज ऑलवेज ऑन द कंप्लेनेंट। अगर मैंने एफआईआर करवाई है तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि एक्स बंदे के खिलाफ अगर मैंने एफआईआर करवाई है तो मुझे कोर्ट में जाकर के इस बात को प्रूफ करना होगा कि एक्स ने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन जब 138 के मामले होते हैं और यहाँ पे जब चेक बाउंस होने के बाद ये केसेस होते हैं, क्रिमिनल केस किए जाते हैं, तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो उसके ऊपर होता है जिसने चेक जारी किया हो। उसे ये बताना होगा कि मेरे खिलाफ मेरे जो मैंने चेक इशू किया है वो कोई लीगली रिकवरेबल डेप्थ नहीं बनती है, या फिर मैंने चेक इशू नहीं किया था, किसी गलत तरीके से चेक इसके पास चला गया हो, कुछ भी हो। ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये हमारे एक्यूज के ऊपर चले जाते हैं, जिसने चेक जारी किया है उसके ऊपर चले जाते हैं। उसे इस बात को प्रूफ करना होगा ड्यूरिंग द ट्रायल। ये बात आती है। हमने देखा कि क्रिमिनल केस और 138 में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रिमिनल लॉ में जब ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो बर्डन है वो कंप्लेनेंट के ऊपर होता है और 138 में एक्यूज के ऊपर उसे प्रूफ करना होता है कि उन्होंने चेक जारी नहीं किया हो, किया भी है तो कोई लीगली रिकवरेबल डेप्थ नहीं है। तो एमएमटीसी के केस को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एनआई एक्ट में ये प्रोविजन है, एनआई एक्ट के सेक्शन 139 में ये प्रोविजन है कि जब भी आप कोई चेक किसी को भी जारी करते हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि कोई लीगली रिकवरेबल डेप्थ होगी तभी आपने चेक दिया है। बिना उधारी की आप किसी को चेक क्यों देंगे? तो ये ऑलरेडी प्रिज्यूम किया जाता है और ये प्रोविजन सेक्शन 139 में दिया गया है। और अगर ऐसा नहीं है तो ड्यूरिंग द ट्रायल आपको ये प्रूफ करना होगा, ड्यूरिंग द ट्रायल आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपके द्वारा कोई लीगली रिकवरेबल डेप्थ नहीं बनती है, या फिर आपने जो चेक दिया है वो आपने नहीं दिया है, किसी और माध्यम से उसके पास पहुंच गई है। अगर आप ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो फिर आपके ऊपर 138 के केस नहीं किए जाएंगे, 138 का ट्रायल भुगतने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आपको कब पता चलेगा? ड्यूरिंग द ट्रायल। जब ट्रायल होगा तब ना पता चलेगा। अब अगर जब भी 138 के केसेस हो रहे हैं और एक्यूज पार्टी सीधा ही हाईकोर्ट पहुंच जाती है, हाईकोर्ट पहुंच करके अगर वो स्टे ले आती है तो फिर नीचे के ट्रायल सारे रुक जाते हैं। नीचे के ट्रायल रुक जाने से जिस भी पार्टी ने ऑलरेडी 138 के केस किए हैं उन्हें बहुत ही भारी भरकम नुकसान हो जाता है, और जब तक ट्रायल नहीं चलेगी तब तक ये प्रूफ नहीं हो पाता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि कभी भी जब 138 के मामले आएंगे और वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में केस किए जाएंगे तो कभी भी कोई हाईकोर्ट इस पे इंटरफेयर तब नहीं करेगा जब वो समन के स्टेज में होंगे। जब उस स्टेज में होंगे, कॉग्निजेंस लेने वाले स्टेज में होंगे, तब किसी भी तरह का हाईकोर्ट उस पे किसी भी तरह का कोई स्टे का काम नहीं करेगा, किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस बात से अब ये क्लियर हो गया, क्योंकि जब भी 138 के केसेस होते थे और केसेस होने के बाद तुरंत ही एक्यूज पार्टी जो है वो हाईकोर्ट पहुंच करके स्टे लगा देती थी। अब ऐसे काम नहीं किया जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में इस बात को क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच।